हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम 27 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 25 और 26 अगस्त के करंट अफेयर्स कर लिए हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है। एक और वीडियो आपको परसों मिली होगी स्कीम से रिलेटेड, जिसमें मैंने रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, मैंने सारी की सारी कवर करा दी है। टोटल 10 स्कीम कवर कराई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद जो स्कीम आएगी वो आएगी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके बाद आएगी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड, और उसके बाद आएगी चिल्ड्रन एंड वुमेन से रिलेटेड। तो सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी। सीरीज हम लोग बना देंगे, आप फटाफट उसको देखते रहेंगे हमेशा, और उसको बाद में भी रिवीजन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग आज का टॉपिक देखना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बिहार न्यूज से रिलेटेड। टॉपिक क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कहां से कहां तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट होने वाली है, ये बात कही गई है। तो आप ध्यान रखेंगे मुजफ्फरपुर से न्यू दिल्ली के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, इसका मेंटेनेंस कहाँ पे होगा? पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में होगा। और इन सब चीजों में टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है? 200 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। जो इसका काम है ये अपने लास्ट स्टेज पे, मतलब रेलवे ट्रैक ये सब कुछ अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, मेंटेनेंस पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, मतलब अपने लास्ट स्टेज पे ये सारा पूरा काम है, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस याद रहेगा। इससे पहले भी मार्च में भी वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी, पटना से कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए, और पटना से जलपाईगुड़ी के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार से होते हुए गुजरती है या बिहार से खुलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या है? नेक्स्ट है आईएनएस मुंबई। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बस एक रिवीजन के लिए है। आईएनएस मुंबई क्या है? ये दिल्ली क्लास का डिस्ट्रॉयर है। कल मैंने दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर में और फ्रिगेट में आपको डिफरेंस बताया था। आईएनएस तबार के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आईएनएस मुंबई कहाँ पे गया था? ये 26 अगस्त को गया है। कहाँ पे? कोलंबो में गया है, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका में गया है और 29 अगस्त को आ जाएगा। क्यों गया है? क्योंकि रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और अच्छा बेहतर करने के लिए, ये याद रहेगा आपको। इसका कमीशन कब हुआ था? ये 2001 में कमीशन कर दी गई थी इंडियन नेवी में। और इसे किसने बनाया है? इसे हमने खुद ने बनाया है, और एक कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी का नाम मैं ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। जिसने वीडियो देखी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या नाम था कंपनी का। जिसने नहीं देखी है वो जाके उस वीडियो को देखेगा, ठीक है। तो आईएनएस मुंबई के बारे में समझ में आ गया। आईएनएस तबार के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। कहाँ कहाँ गई थी वो? आईएनएस तबार कहाँ गई थी? वो गई थी गोटनबर्ग में, जो कि स्वीडन में है। एसबर्ग में गई थी अभी, वो कहाँ पे है? डेनमार्क में। और कहाँ गई? स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। जर्मनी में गई थी। कहाँ पे? कील कैनाल पे मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी। रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी। लंदन में गई, यूके में। और कासाब्लांका में गई। कहाँ पे? मोरक्को में। और मोरक्को का कैपिटल क्या है? मोरक्को का कैपिटल रबात है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आईएनएस मुंबई याद रहेगा ना? अब तो भूलोगे नहीं, दो बार रिवीजन हो चुकी है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज स्टार्ट होती है। क्या क्या न्यूज है अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही फिलहाल में कौन से स्टेट या यूटी को उसके नए डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं? तो आप ध्यान रखेंगे नए डिस्ट्रिक्ट किसको मिले? लद्दाख को, ठीक है। और लद्दाख एक स्टेट है क्या? नहीं, ये लद्दाख स्टेट नहीं है, ये यूटी में है। यूटी है, इसको यूटी बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 2019 में। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको 5 नए डिस्ट्रिक्ट मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगटांग, ठीक है। इसकी लोकेशन मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। लेह के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान लीजिए। लेह में अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अभी सिर्फ यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, याद रहेगा। पहला है लेह और सेकंड है कारगिल, ठीक है। तो लेह और कारगिल नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट है। लेह ईस्टर्न साइड में है, कारगिल वेस्टर्न साइड में, याद रहेगा। लद्दाख में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? कौन से रिलीजन को फॉलो करती है? सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो करती है। और वहाँ पे एक अच्छे खासे अमाउंट में मुस्लिम्स भी रहते हैं, ठीक है। और मुस्लिम सबसे ज्यादा कारगिल के साइड में रहते हैं, कारगिल वाले एरिया में रहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी रिलीजन के वहाँ पे लोग हैं। और वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चलती है? लद्दाखी भी चलती है, उर्दू भी चलती है, और भी कुछ एक और भी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो ये 5 आपको डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे। लेह और कारगिल इसके 2 पहले डिस्ट्रिक्ट थे, जो अब 5 इनको और मिलने वाले हैं, ठीक है। लेह जो है विंटर कैपिटल है किसका? लद्दाख का। और कारगिल क्या है? समर कैपिटल, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुछ बचा तो नहीं है।
लद्दाख में एक फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम सबको ही पता रहता है, क्या है उसका नाम? हेमिस नेशनल पार्क। और यहाँ पे 2 रामसर साइट भी है। अब रामसर साइट में इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि आगे हमने रामसर साइट को कवर किया है, तो लद्दाख के लिए भी जान लीजिए, ठीक है। एक का नाम है सोकर, TSOKAR, और एक है सो मोररी, ठीक है। अब ये TSO क्यों लगाया जाता है इसके बारे में आप बताएंगे, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ये किसी रीजन की वजह से TSO लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बताएंगे TSO क्यों लगाया जाता है, ये लद्दाख साइड में, जम्मू कश्मीर साइड में, ठीक है। तो सोकर और जैसे पांगोंग सो लेक आपने सुना होगा, ठीक है, तो सोकर और सो मोरेरी, ठीक है। अब सो मोरेरी की 1 मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 2 रामसर साइट्स है, एक तो है TSO कर और दूसरा है सो मोरेरी, ठीक है। अब ये जो है ये हाईएस्ट रामसर साइट है पूरे वर्ल्ड में, ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे हाईएस्ट, इतने एल्टीट्यूड पे अभी पूरे वर्ल्ड में कोई भी रामसर साइट नहीं है। सो मोरेरी जो है लद्दाख में है, वो हाईएस्ट रामसर साइट है पूरे वर्ल्ड में, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या देखा जा सकता है इसमें। ये देख लीजिए, ये कारगिल, ये ले वाला एरिया, इसमें अब नुब्रा वैली, नुब्रा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, शाम, ले, चांगटांग, कारगिल, ये कारगिल वाला एरिया, ठीक है। ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट था, द्रास और जांस्कर, ठीक है। तो अब 5 टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि नुब्रा वैली की लोकेशन कहाँ है, ले से कहाँ पे पड़ता है, तो वो भी आप देख लेंगे। या ऐसा हो सकता है कि पांगोंग सो लेक जो नुब्रा वैली से किस तरफ पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा, तो ये भी आप जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा, समझ में आ गया। हेमिस नेशनल पार्क में कौन सा एक इंपॉर्टेंट फौना है जो बहुत फेमस है, उस फौना का नाम आप मुझे बताएंगे। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और एक बार कुछ देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं लद्दाख के बारे में। हाँ, लद्दाख से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, वो किस चीज़ के लिए हो रहे थे, वो स्टेटहुड से रिलेटेड होते कि स्टेटहुड को रीइंस्टेट करो, हमें यूटी में नहीं रहना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में देख लीजिए, प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि हमें 6th शेड्यूल में डाल दो, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये 6th शेड्यूल में नहीं है। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आए कि लद्दाख जो है लद्दाख के जो एरिया वो 6th शेड्यूल के अंदर कवर होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 6th शेड्यूल के अंदर कवर नहीं होते। अब ये 5th शेड्यूल के अंदर कवर होते हैं कि नहीं, ये आप मुझे नीचे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे देखें, हो गया सब कुछ, आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो न्यू UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसको सबसे पहले लागू करने वाला स्टेट कौन सा बना है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना ऐसा कि कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले यूपीएस को लागू किया, तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र ने लागू किया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको आप शॉर्ट में समझिए कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, वो रिटायर होता है तो उसकी जो लास्ट ड्रॉ सैलरी होगी, पूरी सैलरी नहीं, अलाउंसेस ये सब मिला के नहीं, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% उसको पेंशन के टाइम पे मिलेगा, पेंशन के रूप में उसका 50% मिलेगा। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद भी उसके फैमिली मेंबर्स को जो उसकी पेंशन होगी उसका 60% मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा एज अ पेंशन, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके फैमिली मेंबर्स को 60% मिलेगा उसके पेंशन का, लास्ट पेंशन का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है, उसमें मैंने क्या समझाया है, उसमें मैंने समझाया ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ये भी कई स्टेट में अभी लागू है, न्यू पेंशन स्कीम जो कि अभी कई स्टेट में अभी लागू है, और अब ये यूपीएस आ गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी टाइमलाइन में बताऊंगा और इसमें डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये 10 मिनट की वीडियो होगी, ये आप लोग देख लेंगे। और इसी के साथ जो भी सोसा एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में, और एफडीपी एग्रीमेंट हुआ है यूएसए और इंडिया के बीच में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो अलग बनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्रीमेंट जब आप करेंगे तो उसमें आप लेमुआ और बेका के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूएसए और इंडिया के बीच में साइन हुआ था, ठीक है। और इंडिया और रशिया के बीच में भी अभी हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था जो कि यूएसए के साथ वैसा ही सेम एग्रीमेंट साइन था, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या था, ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है, और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने दोनों ही, रशिया और यूएसए दोनों के साथ ही इस टाइप के एग्रीमेंट कर रखे हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग डीपली पढ़ेंगे, इसमें टोटल 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो वीडियो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें ये मैं स्कीम के बारे में भी कवर कर दूंगा, इससे रिलेटेड टाइमलाइन बना के मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट है जिसने यूपीएस स्कीम को लागू किया है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया कि बेसिक सैलरी का 50% उनको एज अ पेंशन मिलेगा, और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके फैमिली मेंबर्स को जो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, लास्ट ड्रॉन पेंशन था, उसका 60% मिलेगा, ठीक है। आगे देखें, आगे है कि हनुमान स्टैचू कहाँ पे अनवील हुआ है, ये हुआ है टेक्सास में, ठीक है।
टेक्सास की लोकेशन आप देखेंगे यूएसए में, टेक्सास में हुआ है। और ये जो 90 फीट का हनुमान स्टैचू है ये पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है, 90 फीट का है। और कुछ इस तरीके से इस पे पुष्पों की वर्षा भी करी गई हेलीकॉप्टर से, और इनको एक फूलों की माला भी बहुत लंबी 70 फीट के अराउंड फूलों की माला भी इनको पहनाई गई थी, ठीक है। तो ये टेक्सास में है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये अभी 3rd लार्जेस्ट स्टैचू है पूरे यूएसए में, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में है, 151 फीट का। सेकंड नंबर पे है पेगासस एंड ड्रैगन, जो कि फ्लोरिडा में है। और 3rd पे है ये अब हनुमान जी का स्टैचू बन गया है, जो कि श्री अष्टलक्ष्मी टेम्पल में है। कहाँ पे? हाउस्टन के 35 किलोमीटर बाद टेक्सास में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, याद रहेगा हनुमान स्टैचू कहाँ पे अनवेल हुआ है? टेक्सास में हुआ है। और ये कितने फीट का है? ये है 90 फीट का, ठीक है। इसको 70 फीट का गार्लैंड पहनाया गया था, और हेलीकॉप्टर से पुष्पों की भी बारिश हुई थी। और ये पूरा ही ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और ये 3rd लार्जेस्ट स्टैचू है पूरे यूएसए का, ठीक है। और टेक्सास का नंबर 1 मतलब सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है पूरे टेक्सास का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इंडिया और सिंगापुर अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया से एक डेलीगेशन गया हुआ था, ठीक है। उसमें 4 मिनिस्टर थे हमारे, अब मिनिस्टर देख सकते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, हमारे रेलवे मिनिस्टर, और ये निर्मला सीतारमन जी, ये सब वहाँ पे गए हुए थे। और वो वहाँ के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है थर्मन शानमुगारतनम, ठीक है, थर्मन शानमुगारतनम, और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, इनसे इन्होंने मुलाकात की, ठीक है। अब इन्होंने मुलाकात क्यों की? क्योंकि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप का ऑर्गेनाइज होता है, किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जो कि इंडिया और सिंगापुर के लिए एक्सक्लूसिव है, किसी और कंट्री के साथ हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसको हम लोग ISMR कहते हैं। ISMR की फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल, सॉरी। तो ISMR की फुल फॉर्म आप देखेंगे, इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, ठीक है। तो एक ही कॉन्फ्रेंस टाइप का ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ पे? अभी सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसमें ये लोग क्यों गए, ये डेलीगेशन गया इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे ये लोग एजेंडा सेट करते हैं, ठीक है। एजेंडा सेट करते हैं किस चीज़ के लिए? कि अगली बार जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करने वाले हैं, कब विजिट करने वाले हैं? 1st वीक ऑफ सितंबर में, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, 1st वीक ऑफ सितंबर में वो विजिट कर सकते हैं, कहाँ पे? सिंगापुर में। तो उसके लिए एजेंडा सेट करना होगा ना कि क्या क्या चीज़ें हम लोग साइन करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड पहले ही बात हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कहीं आप सोच रहे हो कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं पर जाएंगे और फटाफट सारी चीज़ें हो जाती है 2 दिन के अंदर, नहीं भाई, पहले से डिप्लोमेसी के माध्यम से पहले से ही सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब सब कुछ डन होता है, पता रहता है क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। न्यूज़ में बाद में आता है, पर हम लोगों को पहले ही पता रहता है क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जाके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो सब जो आगे उनके काउंटर पार्ट है वो लोग साइन करते हैं, ये सब कुछ फॉर्मल हो जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये एजेंडा सेट करने के लिए गए हैं, किसमें? ISMR में, ठीक है, इस राउंड टेबल में। अब ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार हुआ था, कब हुआ था? 2022 में सितंबर में हुआ था, और अभी ये दूसरी बार हो रहा है अभी, ठीक है, 2024 में अगस्त सितंबर में। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा, सितंबर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंगापुर जाने वाले हैं। अब सिंगापुर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी जो मैंने नहीं बताया वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बता देता हूँ कि सिंगापुर आसियान का पार्ट है, पहली चीज़ तो ये। और आसियान से हमारा जितना भी ट्रेड होता है उसका 27% के आसपास हमारा अकेले सिंगापुर के साथ होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आसियान की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बनने के बाद, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साइन होने के बाद बना था, ठीक है। तो याद रहेगा आसियान कब बना था? 1967 में, किसके बाद? बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन एक और हुआ था, आई थिंक 1997 में, आप एग्जैक्ट टाइम देखेंगे, और उसके बाद जो बॉडी बनी थी उसका नाम मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन अलग है, वो अलग था, ठीक है। अब ये साइन हुआ, आसियान का कैपिटल भी आप मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है। और सिंगापुर के साथ एक और चीज़ देख लीजिए, सिंगापुर की जो पहली इंडिजीनियस, जो इनकी खुद की पहली माइक्रो सैटेलाइट थी, ठीक है, वो किसने लॉन्च की थी? इंडिया ने ही लॉन्च की थी। कब की थी? 2011 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी भी हम लोग उनकी कई सारी सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, क्योंकि सिंगापुर एक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हम लोग भी टेक्नोलॉजी में, सिर्फ ये नहीं कि सिंगापुर टेक्नोलॉजी में आ गया, हम लोग भी स्पेस सेक्टर जैसे हो गया, डिफेंस में तो हम लोग जाइंट हैं ही, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग भी उनसे आगे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए सिंगापुर के बारे में कि सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आती है इंडिया में, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड नंबर पे किससे आती है? मॉरिशस से आती है। थर्ड नंबर पे किससे आती है? USA से आती है। और फोर्थ नंबर से किससे आती है? नीदरलैंड से आती है, ठीक है। तो ये रिसेंट का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आई है? सिंगापुर से, सेकंड नंबर पे मॉरिशस से, थर्ड पे USA पे, और फोर्थ पे
नीदरलैंड से, ठीक है। नीदरलैंड के बारे में तो कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि नीदरलैंड से भी कुछ आता है, ठीक है, पर नीदरलैंड से आता है भाई। हो सकता है आप यूएसए लगा के आ जाओ, पर नहीं, यूएसए नहीं, सबसे पहले नंबर पे सिंगापुर। सिंगापुर को छोटी कंट्री समझ के इग्नोर मत कर देना, कितने पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास, ठीक है। मॉरिशस से आती है पहले सिंगापुर, सेकंड नंबर पर मॉरिशस, थर्ड पे यूएसए एंड फोर्थ पे है नीदरलैंड। इस बार का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आया कि आप ये बताइए कि 2000 से लेके सन 2000 से लेके 2024 तक में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से आई है, तो आप ध्यान रखेंगे मॉरिशस से आई है, ठीक है। पहले नंबर पे मॉरिशस है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है। उस टाइम चेंज हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, पहले पे मॉरिशस आ जाएगा, सेकंड पे सिंगापुर आ जाएगा। लास्ट ईयर का पूछेगा तो सिंगापुर पहले नंबर पे और मॉरिशस सेकंड नंबर पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? एफडीआई के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, दोबारा न्यूज में आएगा तो फिर से हम लोग बात करेंगे, पर अभी के लिए हम इसको देखते हो बस ऐसे आगे बढ़ेंगे। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई में कौन कौन सी करेंसी होती है, गोल्ड होता है और क्या क्या होता है, वो चीज़ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सिंगापुर के बारे में समझ में आ गया, ये हम लोग का डेलीगेशन गया था, क्यों गया था? एजेंडा सेट करने के लिए। आगे देखते हैं क्या है इसमें, किस किस चीज़ के बारे में बात हुई, फूड कॉर्पोरेशन के बारे में, डिजिटाइजेशन के बारे में, एनर्जी एंड ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में और फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन 5 टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छी तरीके से बात हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंगापुर जो है हमसे जो हम लोग आधार यूज करते हैं उसको भी वो समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इंडिया और सिंगापुर का अभी जो इनका डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि हमारा यूपीआई है, इनका अभी हमारे साथ अग्रीमेंट भी हुआ था, इनका नाम है पे नाउ, ठीक है। जैसे हमारा यूपीआई है वैसे सिंगापुर में पे नाउ है, तो इन दोनों का अग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? फैब में हुआ था 2024 में। तो हो सकता है करंट अफेयर्स में आ जाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडिया का एक और कंट्री के साथ हुआ था, उसके पेमेंट सिस्टम के साथ हुआ था। पेमेंट सिस्टम का नाम है आनी, AANI। ये मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दिया है, जिसको याद है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, नहीं तो वो मेरे पुराने लेक्चर्स को देखेगा, ठीक है, कि आनी कौन से कंपनी की, कौन से कंट्री की पेमेंट सिस्टम है। तो सिंगापुर का क्या है? पे नाउ, और इंडिया क्या है? यूपीआई। इन दोनों का अग्रीमेंट हुआ था कब? फैब 2024 में, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए? कि जो रेमिटेंस ये सब होते हैं, ठीक है, हम लोग आराम से पेमेंट ये सब कर सकें, तो इससे रेमिटेंस भेजने में भी आसानी होगी वहाँ पे वर्कर जो हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या? सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज, इंडिया में टोटल 5 ऐसे इंस्टीट्यूट सिंगापुर ने खोला है और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ऐसे 5 इंस्टीट्यूट खोले जा चुके हैं। सेका इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑलरेडी साइन हो चुका है, कब हुआ था? 2005 में, ठीक है। सेका क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अभी सेका से रिलेटेड मैं आपकी एक और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ बात चल रही है, इंडिया की अभी साइन नहीं हुआ है, पर बात चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेका साइन होने का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आगे देख लेते हैं। इसरो ने लॉन्च की थी इनकी माइक्रो सैटेलाइट 2011 में, और जो सिंगापुर है वो हमारे आधार सिस्टम को भी समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुके हैं, ठीक है। इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, इन सबको क्या कहते हैं? आधार हो गया, यूपीआई, इनको क्या कहते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंडिया स्टैक के बारे में भी बताया था, और ग्लोबल डिपोजिटरी के बारे में भी बताया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंडिया सिंगापुर के बारे में। अब कितना कितना हम लोग का एफडीआई आता है? 11-12 बिलियन के आसपास सिंगापुर। ये एक्चुअली डिप गया है, इन सबसे डिप गया है। सबसे हम लोग का जो एफडीआई जितना आता था, इस साल देखा गया कि थोड़ा कम आया, पर कोई बात नहीं, इनसे कम आया तो दूसरी कंट्री से हमारा बड़ा भी है। सिंगापुर, मॉरिशस सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे नीदरलैंड, फिर है जापान, फिर है यूएई, फिर यूके, साइप्रस, जर्मनी एंड केबॉन आइलैंड, ठीक है। पहले 4 आप याद रखो, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं इंडिया में, जो सिंगापुर में इंडिया एथनिसिटी के कितने लोग रहते हैं? अराउंड 9 to 10% रहते हैं, अराउंड 3.5 से 4 लाख 5 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं सिंगापुर की लोकेशन देख लीजिए, ये छोटी सी जो कंट्री है मलेशिया के पास, यहाँ पे जो छोटी सी कंट्री है ये है सिंगापुर, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका कैपिटल का नाम आप मुझे बताएंगे। आपको इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये वेस्ट मलेशिया, ये ईस्ट मलेशिया, ठीक है। मलेशिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो सिंगापुर जो है वो वेस्ट मलेशिया का पार्ट लगाता है, ईस्ट मलेशिया का पार्ट नहीं लगाता। ईस्ट मलेशिया का पार्ट ब्रुनेई के साथ लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं इसके बारे में। सिंगापुर याद हो गया, वेस्ट मलेशिया के पास, वेस्ट मलेशिया से इसका बाउंड्री लगता है, ये भी आपको ध्यान हो गया, ठीक है। मलेशिया का जो कैपिटल है कुआलालंपुर, वो भी वेस्ट मलेशिया में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ईस्ट मलेशिया में नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
अब देख लीजिए, थोड़ा मैंने से जूम आउट कर दिया। अब मलेशिया का ये जो छोटा सा हिस्सा है जो दिख भी नहीं रहा, वो है सिंगापुर। इतनी छोटी सी कंट्री है पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ यहीं पे स्टेट ऑफ मलक्का है, इसको आप मुझे बताएंगे स्टेट ऑफ मलक्का आपको कहाँ दिख रहा है, आप वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमित शाह। अब ये न्यूज़ में क्यों है एक बार देख लेते हैं। ड्रग मनी एंडेंजरिंग कंट्री सिक्योरिटी इकोनॉमी। इन्होंने ड्रग मनी के ऊपर बोला कि ड्रग मनी से जो हमारी सिक्योरिटी वो खतरे में रहती है। ये मैंने न्यूज़ इसमें इसलिए डाल दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी नेशनल न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो इसमें दे दिया उन सबको याद ही रखना है, पर नहीं, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अभी हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें चलती जा रही है, ठीक है। इंडिया कैन नॉट बी कॉम्प्लिसिट इन जिनोसाइड बाय इजराइल, जेडीयू लीडर। अब बेसिकली इसमें यही बात है क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली नहीं कहा कि इंडिया जो है इसराइल को आर्म्स बेचता है। क्यों? क्योंकि जो गल्फ नेशंस के जो कंट्रीज है वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, ठीक है, उनसे हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए हमने ऑफिशियली तो भी स्वीकारा नहीं है, और अनऑफिशियली क्या है अभी किसी को भी नहीं पता, पर फिर भी जेडीयू कह रही है कि आपको आर्म्स नहीं बेचने चाहिए, किसको, इसराइल को नहीं बेचने चाहिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही 5-6 महीने पहले स्पेन ने हमारी शिप भी पकड़ी थी जहाँ पे आर्म से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। अब उसमें आर्म्स ही थे ये नहीं पता, पर उसको बनाने वाली चीज़ें पकड़ी गई थी, ठीक है। वो शिप इंडिया से कहाँ जा रही थी? इजराइल की तरफ जा रही थी, तो स्पेन ने जाने से रोक लिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पेन किसका पार्ट है? स्पेन आइबेरियन पेनिसुला का पार्ट है, आइबेरियन पेनिसुला का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसका खुलासा एक और पर्सन ने किया था, ये एम्बेसडर थे, पुराने एम्बेसडर थे इजराइल के। उन्होंने यह खुलासा कर दिया था कि ना इंडिया जो है इजराइल को सपोर्ट करा है। ये कि इजराइल ने जैसे 1999 कारगिल वॉर के दौरान इंडिया को सपोर्ट किया था, तो वैसे ही हो सकता है उसी का कर्ज चुका रहा होगा इंडिया भी उनकी हेल्प करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सेबी ने अनिल अंबानी को अभी बैन कर दिया है, किससे? मार्केट से। अब वो किसी भी स्टॉक इंस्ट्रूमेंट में पैसे वैसे नहीं लगा पाएंगे, अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया है, ठीक है। अब ये RHFL फ्रॉड क्या है? RHFL फ्रॉड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ग्लिम्स दे देता हूँ उसकी। RHFL एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हाउसिंग लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है। और NBFC में जो सबसे बड़ा प्रोमोटर है 49% के आसपास, वो कौन है? अनिल अंबानी जी, ठीक है। अब इन्होंने क्या गेम करा? इन्होंने अपनी ही कंपनी में से लोन दिलवाए दूसरी कुछ ऐसी कंपनीज को, छोटी मोटी कंपनीज को, जो जिसका पता था कि वो लोन कभी वापस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो जो छोटी मोटी कंपनीज थी वो भी इनसे ही जाके बिलोंग करती थी, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने इस वाले NBFC से अपने आप को ही लोन दिलवा दिया, ठीक है इनको, और वो वापस भी ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, छोटी मोटी कंपनी, और वो ऐसे लूटने के लिए इन्होंने बना रखी थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें पकड़ी गई सेबी के द्वारा, तो सेबी ने इन पे 5 साल का बैन लगा दिया और 25 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया, ठीक है। इनके अलावा 24 और पर्सनस पे और एंटिटीज पे लगाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? रामासार साइट्स। अब रामासार साइट से रिलेटेड मैंने आपसे बात करी थी, जो बातें नहीं हुई थी अब मैं आपसे वो बातें करने वाला हूँ, ठीक है। रामासार से रिलेटेड पर मैंने आपको जो बता दिया था उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कुछ। कब साइन हुआ था? ये 2 Feb 1971 में साइन हुआ था। रामासार कन्वेंशन कहाँ पे साइन हुआ था? ये हुआ था ईरान के रामासार में। रामासार एक सिटी का नाम है, किसके? ईरान के, तो इसलिए उसका नाम रामासार साइट्स पड़ गया, ठीक है। रामासार साइट्स क्या होता है? जो भी वेटलैंड्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लोरा और फौना के लिए, तो उसको एक इंटरनेशनली एक दर्जा दे दिया जाता है, किसका? रामासार साइट का, ठीक है। इंडिया में अभी टोटल 85 है, अभी तक हाल फिलहाल तक 80 ही थे, बट 5 जून 2024 किस दिन? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन दो रामासार साइट्स जोड़े गए, जो कि दोनों ही बिहार के थे। उनका नाम था नागी और नागटी, ठीक है। नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी जोड़े गए, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अभी बिहार में टोटल तीन रामासार साइट है, 2 जमुई में और एक बेगूसराय में। बेगूसराय वाले का नाम आप मुझे बताएंगे। जमुई वाले का मैंने आपको बताया, नागी और नागटी, और ये दोनों ही आर्टिफिशियल बर्ड सेंचुरी थे, ठीक है, आर्टिफिशियल वेटलैंड थे। इन सबको कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें? रामसर साइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली मिला है, अभी रिसेंटली 3 बिहार वालों को नहीं मिला। अगर पूछेगा कि रिसेंटली किसको मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे रिसेंटली मिला है MP में तवा रिजर्वोयर को, तमिलनाडु में नंजरायन बर्ड सेंचुरी को, और सेकंड कजुवेली बर्ड सेंचुरी को, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंजरायन और कजुवेली बर्ड सेंचुरी को ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो नंजरायन है ये नोएल रिवर के किनारे है, और बेसिकली ये एक रिजर्वोयर था, वाटर रिजर्वोयर था, पर ये बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट हो गया और फिर ये वेटलैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना मतलब बढ़ने लगे, ठीक है, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारे माइग्रेटिव बर्ड्स भी आने लग गए, तो इसको रामसर साइट्स का भी अब दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रामसर साइट्स का दर्जा मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको पैसे देगी इस चीज़ को
सेव करने के लिए, ऐसा नहीं है, दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, पर ये मस्ट नहीं है कि देगी ही देगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमपी में तवा रिजर्व है, इसकी कहानी भी सेम है कि यहाँ पे तवा रिवर की डैमिंग करी जा रही थी, फिर उसके बाद वो बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट हो गया और फिर अब उसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो नाम याद रहेगा, तमिलनाडु में नंजरायन और कजुवेली, इसको सेकंड दे दीजिए, और एमपी में तवा रिजर्व है, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, रामसार साइड से रिलेटेड याद हो गया। बिहार में अभी टोटल 3 है, 2 जमुई में जो कि आर्टिफिशियल है और एक है बेगूसराय में, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब माउंट किलिमंजारो ये क्यों न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के जो माउंटेनियर्स थे, ये लोग माउंट किलिमंजारो पे गए, कहाँ पे? उहुरु समिट पे, ठीक है, उहुरु पीक पे, उहुरु पीक पे इन्होंने अपना देश का झंडा फहराया है, ठीक है। तो जाइंट इंडियन फ्लैग अनफोल्ड अ टॉप हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सपोर्ट से गए, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कितने फीट का है, ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो फ्लैग है कितने फीट का है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो सारे थे, ये सब लोग विकलांग थे, दिव्यांगजन थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे दिव्यांगजन ने ये कारनामा करके दिखाया है। और जो मिशन था, मिशन का नाम था मिशन K2K, अंडरटुक मिशन कंचनजंगा नेशनल पार्क टू माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो ग्रुप था, इसको लेड कौन करा था? ग्रुप कैप्टन जय किशन इसको लेड करते हैं। और ये सारे के सारे दिव्यांग है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की सपोर्ट की वजह से ये कहाँ पे गए? तंजानिया गए, और तंजानिया में ये माउंट किलिमंजारो को फतेह करने में कामयाब रहे हैं। और वहाँ पे एक लंबा सा हमारे देश का फ्लैग उन्होंने फहराया है, ये इस टाइप का। आप इसका मेरे को लेंथ एंड विड्थ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो के बारे में एक बार थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है किसका? तंजानिया का। तंजानिया का हाईएस्ट पीक है। तंजानिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे IIT मद्रास का कैंपस लग चुका है। कब लगा है? 2023 में, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। IIT दिल्ली बोलेगा तो UAE लगा के आना, IIT मद्रास बोलेगा तो आप लगा के आएंगे तंजानिया। वहाँ पे IIT का मद्रास का कैंपस खुल चुका है। कहाँ पे खुला है? IIT मद्रास का ज़ांज़ीबार में, ठीक है। ज़ांज़ीबार देखेंगे आप थोड़ा कि आइलैंड टाइप का आपको दिखेगा, ऑटोनोमस एरिया है किसका? तंजानिया का ही पार्ट है, बट वो, ठीक है। वहाँ पे IIT मद्रास ने अपना कैंपस खोला है, ठीक है। तंजानिया से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसका नाम है दरसलम पोर्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके आसपास बहुत सारे हमारे गुजराती भाई बहन पाए जाते हैं। अब गुजराती भाई बहन किस लिए जाते होंगे तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे ट्रेड के लिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तंजानिया के बारे में एक चीज़ें थोड़ी आपको समझ में आ गई, किलिमंजारो के बारे में भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जो माउंट किलिमंजारो है, ये हाईएस्ट पीक है किसका? पूरे अफ्रीका का, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और एक और चीज़ के बारे में ध्यान होनी चाहिए कि माउंट किलिमंजारो किसी भी रेंजेस का पार्ट नहीं है। जैसे कि आपने एंडीज माउंटेन का रेंज पढ़ा होगा, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, रॉकीज माउंटेन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस, ठीक है, आपने सुना है ना, बहुत सारे पूरे रेंजेस होते हैं, पर ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। इसलिए इसको सबसे टॉलेस्ट बिना किसी रेंज वाला जो माउंटेन, मतलब सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग माउंटेन का भी दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं इसमें लिख देता हूँ आपको, माउंट किलिमंजारो टॉलेस्ट स्टैंडिंग माउंटेन, इसका भी दर्जा इसे प्राप्त है, ठीक है। ये किसी भी रेंज के अंदर नहीं आता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी 3 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 3 इंपॉर्टेंट पीक है, कीबो पीक, मवेंजी पीक एंड शीरा पीक। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मत समझना कि सिर्फ माउंट किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे इससे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो पीक है, ये अपनी डोरमेंट अवस्था में, क्योंकि ये वोल्केनो वाला माउंटेन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डोरमेंट अवस्था में है। और ये दोनों है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो का पार्ट है, ठीक है। और इसी कीबो पीक पे ही उहुरु पीक, जो कीबो का ही उहुरु पार्ट है, मतलब उहुरु पीक है, उस पे ही हमारे इंडिया के जो कंटिजेंट था वो गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजह से, और वहीं पे इन्होंने अपना झंडा फहराया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उहुरु किसका पार्ट है? कीबो का पार्ट है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। माउंट किलिमंजारो के कितने पार्ट है, कितने पीक है? कीबो, मवेंजी और शीरा, ठीक है, याद रहेगा। और कीबो का ही पार्ट है उहुरु पीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उहुरु पीक पे ही इंडियन के कंटिजेंट ने वहाँ पे अपना देश का झंडा फहराया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। एक और चीज़ जान लीजिए, माउंट किलिमंजारो है, इसके यहाँ पे स्नो गिरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो
वोल्केनो है ये एसिडिक लावा से बना है। तो एसिडिक जब लावा से बनता है तो उसके बाद वो जमा होता रहता है, आपको पता ही होगा लावा जमा रहता है और फिर इसके बाद लेयर बन जाती है। तो इस टाइप के वोल्केनो को क्या कहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो वोल्केनो है उसी टाइप का वोल्केनो है, इसका नाम क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टॉलेस्ट है किसका है, टॉलेस्ट है सबसे पूरे अफ्रीका का, ठीक है। और ये कीनिया बॉर्डर के पास ही पड़ता है। एक बार आप तंजानिया की लोकेशन देखेंगे, तंजानिया का कीनिया के साथ बॉर्डर भी लगता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं उहुरू पीक देख लीजिए इस टाइप से। आगे अब एक बार इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में क्या है, टोमिको इटुका। अब ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये अब सबसे ओल्डेस्ट लेडी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में जो अभी तक जीवित है और इनकी उम्र है 116 साल। ये जापान से बिलोंग करती थी। इससे पहले एक स्पेनिश वुमेन थी जो कि इस हफ्ते उनकी डेथ हो चुकी है, वो 117 साल की थी, ठीक है। तो जब ये वो मर गई तो इनके बाद इनका नंबर आ गया अभी 116 साल की सबसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाली ये वुमेन है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है और ये अपने पुराने टाइम में माउंटेनियर भी रह चुके हैं। जब ये 70s में थी तो ये जापान की हाईएस्ट पीक पर भी चढ़ गई थी, इसका भी रिकॉर्ड इनके पास है। आगे देखते हैं आगे क्या है न्यूज़ में। इजराइल लेबनान के बारे में क्या न्यूज़ है एक बार देख लेते हैं। इजराइल स्ट्राइक्स लेबनान टू काउंटर लार्ज स्केल हिजबुल्लाह अटैक, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हिजबुल्लाह अटैक करने वाला था किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो पहले इजराइल ने ही हिजबुल्लाह के ऊपर कर दिया, ठीक है। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर का नाम आपको ध्यान रखना है, फुआद शुक्र, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी को मार दिया था किसने, इजराइल ने इस बार ही, ठीक है, 1-2 महीने पहले, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हिजबुल्लाह को 1992 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था और 1980 में इसको स्थापित करा गया था, इसको स्टैब्लिश करा गया था। पर 1992 के आसपास ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, प्लस ये मिलिट्रली भी एक्टिव होने लगी थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके जो सेक्रेटरी थे उनका नाम मैंने आपको बताया था, जिसने इसको लेड किया था उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जो गोलन हाइट्स है, क्वेश्चन आएगा कि गोलन हाइट्स किसके बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, तो आप ध्यान रखेंगे इजराइल और लेबनान, मतलब क्या ना, इजराइल और सीरिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोलन हाइट्स भी कुछ दिन पहले न्यूज में था। लेबनान में क्या है, हिजबुल्लाह है। हाउतीस कहाँ पे, यमन में, यमन का ही सोकोत्रो आइलैंड है। और हमास कहाँ पे, गजा में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे हैं टेलीग्राम के जो को फाउंडर है पवेल दुरोव, ठीक है। ये ओरिजिनली रशिया के थे, ठीक है, पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ पे, फ्रांस में इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये अपने सोशल मीडिया पे लगाम को लगा के नहीं रखते। वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि खुले तौर से ऑपरेट करती रहती है, ठीक है। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आगे देख लेते हैं। पवेल दुरोव याद रहेगा, पवेल दुरोव क्या है, को फाउंडर है किसके, टेलीग्राम के। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, चाइना में हुई। ये 8th वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पे ह्यूमनॉइड जो रोबोट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये चाइना में हुई थी और जो एकदम ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाइना में ये होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश। अब ये न्यूज़ में क्यों है, बांग्लादेश इसलिए न्यूज़ में है, नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इन बांग्लादेश, से यूनुस। इस पे, इसकी बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रोज ऐसी स्पीच देते हैं और फिर कुछ होता कुछ उल्टा ही है, ठीक है। अभी केयर स्टारमर कौन है, ये अभी रिसेंटली ही यूके का प्राइम मिनिस्टर का पद जीते हैं, इलेक्शन वहाँ पे जीते हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले 14 साल किसके थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ठीक है, जिसको ऋषि सुनाक लेड कर रहे थे और ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे और 2020 से ही लेबर पार्टी के ये हेड थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। केयर स्टारमर, अब ये यूके के कौन है, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया गिव्स मिलियंस ऑफ वर्कर राइट टू डिस्कनेक्ट। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। राइट टू डिस्कनेक्ट कहाँ मिला है, किसको मिला है, ये मिला है ऑस्ट्रेलिया में मिला है। इससे पहले किसके पास था, इससे पहले रशिया, इससे पहले जर्मनी और फ्रांस में भी राइट टू डिस्कनेक्ट है। और भी कुछ कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द कंट्री है जिसको राइट टू डिस्कनेक्ट मिल चुका है। मतलब अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मना भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर्स का, मतलब अपने बॉस का फ़ोन उठाने से। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में तो काम करा फिर घर पर भी जाकर काम करो, ठीक है, वो बात भी गलत है ना। तो राइट टू डिस्कनेक्ट उस चीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मनी एमपॉक्स की वैक्सीन देने वाली है, कहाँ पे, अफ्रीका में देने वाली है। एमपॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले उसका कहाँ पाया गया था,
एमपॉक्स डेनमार्क में पाया गया था और सेकंड नंबर पे, मतलब पहला जो केस डेनमार्क में पाया गया था जो कि मंकी के अंदर पाया गया था, और सबसे पहला ह्यूमन केस कहाँ मिला था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, क्लैड 1 और क्लैड 2 टाइप का वायरस होता है। क्लैड 1 क्या होता है, क्लैड 1 सेक्सुअली और फिजिकली दोनों टाइप से फैल रहा है, जो कि इस बार फैला है, इस बार के आउटब्रेक में 2024 के आउटब्रेक में। ठीक है, 2022-23 में जो फैला था वो था क्लैड 2 का वायरस, जो कि सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसलिए आप मेरे पुराने लेक्चर में जाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये आम इस्तेखान, ठीक है, आम इस्तेकाम, अब ये क्या है, ये पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ऑपरेशन किया गया था बलूचिस्तान में वहाँ के मिलिटेंट्स को मारने के लिए। ठीक है, वो मिलिटेंट्स है, फ्रीडम फाइटर है, ये आप मुझे खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान की आर्मी है बलूचिस्तान में उनकी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, प्लस उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करती है। तो उन लोगों ने भी मारा था इनको, तो इन लोगों ने भी उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तानी आर्मी ने आम इस्तेकान। इसमें ये बुरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि अभी इनके फिर से 100 के आसपास सोल्जर्स को मार दिए बलूचिस्तान की मिलिटेंट्स ग्रुप ने, जो कि सेपरेटिस्ट है उन्होंने। ठीक है, आगे देख लेते हैं मस्क स्पेस। अब इसमें वही चीज़ है, ये दोनों फंस गए कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे थे और स्पेसशिप में ही फंस चुके हैं। ठीक है, तो जो स्पेसशिप थी वो किसकी थी, बोइंग की थी। ठीक है, बोइंग की स्पेसशिप थी। अभी जब वापस आएंगे फैब में आएंगे, वो किस में आएंगे, वो स्पेसएक्स की स्पेसशिप में आएंगे। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्पेसएक्स के जो मालिक है, जो फाउंडर है, कौन, इलॉन मस्क, अब वो इस चीज़ में कूद चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियोस हमारी यहीं तक थी। मैं इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।